नमस्ते, मैं रेखा चंद्रकांत बारी। आज हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित कविता शाम एक किसान का अध्ययन करेंगे। उसके पहले हम कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर 1927 को हुआ था। उनकी प्रमुख कृतियों में काट की घाटियाँ, बांस का पुल, गर्म हवाएं, एक सुनी नाव, कुआनो नदी आदि विविध कविता संग्रह हैं। खूंटियों पर टंगे लोगों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित प्रतिष्ठित सम्मान एवं पुरस्कार से भी विभूषित किया गया है। शाम एक किसान अर्थात किसान के बिना इस कविता में कवि ने जाड़े के मौसम के में शाम के समय का सुंदर वर्णन किया है और इसमें एक किसान के रूप में पहाड़ को बताया गया है। इस कविता में प्रयुक्त प्रमुख अलंकार हैं उपमा और मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस कविता में प्रयोग किया है। इस कविता में प्राकृतिक वस्तुओं का जैसे पहाड़, सूरज, अंधेरा और नदी, इन सभी का मानवीकरण एक किसान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो आइए अब हम शाम एक किसान कविता का अध्ययन करते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। इन पंक्तियों के द्वारा कवि ने पहाड़ का चित्रण एक किसान के रूप में किया है और वह किसान क्या कर रहा है, सूरज को चिलम की तरह पी रहा है, अर्थात सूरज को एक चिलम के रूप में चित्रित किया गया है। शाम का समय है, सुंदर दृश्य है, सूरज का अस्त हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि सूरज एक आग के गोले के समान दिखाई देता है, किंतु उसमें उतनी ऊष्मा और ताप नहीं होता जितना कि दिन के समय होता है। दिन के समय रोशनी और गर्मी तेज होती है, किंतु शाम के समय उसकी रोशनी हल्की हो जाती है और गर्मी कम हो जाती है। तो कवि ने कल्पना की है कि मानो वह डूबता हुआ सूरज कैसा दिखाई दे रहा है, जैसे कि चिलम में जलता हुआ कोयला हो, अर्थात चिलम की तरह जलते हुए कोयले की तरह मंद सा है। इसलिए वह पहाड़ एक किसान के रूप में बैठा है और सूर्य को चिलम की तरह पी रहा है और उस पहाड़ रूपी किसान ने सिर पर साफा बांधा रखा है, अर्थात सिर पर साफा यानी कि पगड़ी बंधी हुई है। कवि ने क्या कल्पना की है यहाँ पर देखो, उन्होंने क्या कल्पना की, यह जो सोफा है या पगड़ी है वह आकाश और वह आकाश एक पहाड़ रूपी किसान जो शाम के समय डूबते हुए सूरज को चिलम की तरह पी रहा है और सारा आकाश ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि पहाड़ रूपी किसान ने अपने सिर पर साफे को बांध रखा हो। अब आगे की पंक्तियां देखते हैं। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गुल्ले का सा। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पहाड़ रूपी किसान जिसने आकाश रूपी साफा बांधा हुआ है और वो डूबते हुए सूरज रूपी चिलम को पी रहा है, या इस प्रकार कहा जा सकता है कि अस्त होते हुए सूरज रूपी चिलम को पी रहा है, क्योंकि शाम का समय था और शाम का समय बहुत ही सुहावना होता है और सूरज जब डूबता है तो वह लाल उसके रोशनी जो लालिमा फैला देता है चारों तरफ। उसी प्रकार पहाड़ के नीचे जो नदी बह रही है वह ऐसी लग रही है मानो वह पहाड़ रूपी किसान ने अपने घुटनों पर चादर ओढ़ रखी है और पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगठी, अर्थात पहाड़ के सामने जो पलाश का जंगल है वह ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे जलता हुआ कोयला जो अंगीठी में होता है। पलाश के पेड़ पर जो फूल खिलते हैं वो लाल लाल रंग के होते हैं और जिस समय जंगल में पलाश के फूल खिलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरा जंगल लाल हो गया हो। तो कवि ने यहाँ पे कल्पना की
कि पहाड़ के सामने जो पलाश का जंगल है वो अंगीठी की तरह जल रहा है। उसके लाल लाल फूल जो हैं वो कैसे लग रहे हैं, मानो अंगीठी में जलता हुआ कोयला जो कि उस समय लाल हो जाता है वैसा ही लग रहा है। कवि की कल्पना यह है कि पहाड़ रूपी किसान उस अंगीठी की आग को सेक रहा है, क्योंकि जाड़े का समय है और ठंड लग रही है और शाम का समय है। सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा है और अंधेरा छा रहा है, लेकिन अभी सूरज पूरी तरह नहीं डूबा है, तो इसीलिए अंधेरा ज़्यादा नहीं है, हल्का हल्का अंधेरा है। तो कवि ने यहाँ पर कल्पना की है कि जो पूर्व दिशा में, क्योंकि सूरज किस दिशा से उगता है, पूर्व दिशा से, और किस दिशा में डूबता है, अस्त होता है, पश्चिम में। तो पूर्व दिशा से जो सूर्य की रोशनी हल्की हो रही है और पश्चिम दिशा में ज़्यादा है और पूर्व दिशा में धीरे धीरे अंधकार छा रहा है। और कवि कहते हैं कि मानो यह जो अंधकार है वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि भेड़ों का झुंड सिमट कर बैठ गया हो, और कवि कल्पना करते हैं कि वह पहाड़ रूपी किसान रूपी आकाश रूपी सोफे को बांध कर अस्त होते हुए सूरज रूपी चिलम को अपनी तरफ खींच रहा है, और उसके घुटने के ऊपर पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी ऐसी प्रतीत होती है मानो उसने अपने घुटनों पर चादर ओढ़ रखी है, और उसके सामने पलाश के जंगल के जो लाल लाल फूल है वो ऐसे लगते हैं मानो अंगीठी जल रही हो, और किसान अपने ठंड भगाने के लिए अंगीठी को सेक रहा है। और पूर्व दिशा में जो अंधकार छा रहा है वह ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो भेड़ों का गल्ला, गल्ला का मतलब होता है समूह या झुंड। समूह ऐसा लग रहा है कि पूर्व दिशा में जो अंधकार छा रहा है वो भेड़ों का झुंड है जो एक जगह पर सिमट गया है और यहाँ इकट्ठा हो गया है। अब उसके आगे की पंक्ति देखते हैं। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। कवि ने यहाँ कहा है कि किसान बैठकर चिलम पी रहा है और अचानक मोर ने आवाज दी। अचानक मोर बोल पड़ा, तो उसके बोलने की आवाज ऐसी लगी जैसे मानो किसी ने पुकारा और कहा हो, सुनते हो? तो किसको पुकारा होगा? किसान को। तो कवि कहते हैं कि मोर के बोलने से या मोर की आवाज़ से ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा लगा जैसे किसी ने किसान को पुकारा हो, और उसके पुकार सुनते ही, कानों में पड़ते ही उसके हाथ में जो चिलम है वह चिलम औंधी हुई, धुआं उठा और सूरज डूब गया, अंधेरा छा गया। जब किसानों के कानों में मोर की आवाज़ पड़ी तो कवि ने कल्पना की कि वह आवाज़ ऐसी लगी जैसे किसी ने किसान को पुकारा हो, और उसकी आवाज़ को सुनते ही अचानक से उसके हाथ में पकड़ी हुई चिलम गिर पड़ी या पलट गई। और क्या हुआ, यानी कि चिलम बुझ गई और धुआं फैल गया, और यानी कि धुआं को अंधकार के रूप में चित्रित किया गया है। किसान के हाथ से सूरज रूपी चिलम गिरी, यानी सूरज अस्त हुआ और अंधकार हो गया, जिसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ, सूरज के डूब जाने के कारण शाम का समय समाप्त हुआ और चारों दिशाओं में अंधकार फैल गया, रात शुरू हो गई। धन्यवाद।